हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, जब आपके पास पहले जब मनी नहीं थे, जब पैसे नहीं थे, तो किस तरीके से आप चीज़ों का ट्रांजैक्शन करते थे या किस तरीके से चीज़ों का इंटरचेंज करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो उस जमाने में हम जो है बार्टर सिस्टम को करते थे, फॉलो करते थे। जैसे कि आपने क्लास 5th 6th में पढ़ा हुआ है कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पर हम विदाउट मनी का यूज करते हुए गुड्स एंड सर्विस का करते थे, एक्सचेंज करते थे, जिसको आप क्या बोलते हैं, C2C इकोनॉमी, मतलब कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी इसको आप बोल सकते हैं। मतलब कि आपने किसी को वीट दे दिए तो बदले में उसने आपको क्या दे दिए, राइस दे दिए। तो ये क्या है, आपका बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन इस बार्टर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स होने के कारण, कुछ डिसएडवांटेजेस होने के कारण इंडिया के अंदर जो है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का क्या हुआ, इमर्ज हुआ। मतलब कि जो मनी सिस्टम है, जो मॉनेटरी सिस्टम, वो क्या हुआ, आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे जिसके जरिए जो है आपका जो है मनी सिस्टम को, या बोल सकते हैं कि मॉनेटरी सिस्टम को क्या गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? It implies that two individuals are in the possession of such good which they are willing to exchange for the satisfaction of their want. इसका मतलब है आपके पास एक ऐसे दो बंदे होने चाहिए जो इस पोसेशन, मतलब कि इस तरीके में हो कि वो अपने गुड्स को जो है अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के तरीके कर सके, एक्सचेंज कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए कि मेरे पास वीट है, मेरे फ्रेंड के पास क्या है, राइस। मुझे जो है राइस की जरूरत है, लेकिन मेरे फ्रेंड को जो है वीट की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं उससे कुछ एक्सचेंज करने के लिए गया तो वो तो मेरे से वीट ले लेगा, पर लेकिन मैं उससे जो है राइस नहीं लूंगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, दोनों की जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस एक डिसएडवांटेज की वजह से जो है हमारा मॉनेटरी सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि जो है ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसको जो एरिया है एक्सचेंज का, वो क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो क्या है आपका, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब ये लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या है? इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज थे उनकी मेजरिंग करने की कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। जैसे कि आज हम बोल देते हैं कि ये चीज 100 रुपए की है, 200 रुपए की है। उस पीरियड में हम ये नहीं बोल पाते थे कि वीट इतने रुपए का है या इसके बदले आपको इतना राइस मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपके पास वीट है और किसी पर्सन के पास क्या है, हॉर्स है, घोड़ा है। तो अगर आपने उसको वीट दिए और आपने उससे हॉर्स लिया, तो देखिए हॉर्स की कीमत ज्यादा है और वीट की वैल्यू क्या है, कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप ये सोच सकते हैं कि वो आपको हॉर्स का हाफ लैख काट के देगा या वन लैख काट के देगा, नहीं, हॉर्स तो पूरा मिलेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता था, आपको जो वैल्यू है कॉमन यूनिट, उसकी जो है मेजरेबल नहीं थी। इसकी वजह से जो है आपका जो है मनी का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद इसका थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है या ड्रॉबैक है वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर आप चीजों को जो है स्टोर नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपने बल्दे में किसी से वीट लिए, तो वीट को कितने तक स्टोर कर पाएंगे आप? 2 महीने, साल बाद, 2 साल बाद खराब हो जाएगा वीट उसके बाद। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता था, जो डिफिकल्टी थी स्टोरेज की, वो आपके अंदर जो है बहुत आने लगी थी। और साथ के साथ जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप चीजों को बहुत ज्यादा इजी ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसे कि मनी को आप शॉर्ट टर्म में या तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, उस तरीके से आप अपने गुड्स को या कमोडिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। फोर्थ इसके अंदर दिक्कत आती है, वो आती है आपकी डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि आपकी फील्ड पर किसी ने वर्क किया, तो उस वर्क के बदले उसे आप क्या देंगे, जो आपने उस फील्ड पे उगाई है वो चीज देंगे ना आप। लेकिन नहीं, अगर बाई चांस वो पर्सन उसके लिए राजी नहीं हुआ जिसने वर्क किया लैंड के ऊपर, जो मुझे वो चीज चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फ्यूचर पेमेंट है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है वो देने में क्या होगी, डिफिकल्टीज होना शुरू हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मनी का जो है एवोल्यूशन किया गया। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में मनी है क्या, व्हाट इज मनी। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है that serve as a medium of exchange, store of value, measure of value and a standard of effort payment। मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या फिर बोल सकते हैं ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो कि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं और उसकी एक मेजरेबल यूनिट है, उसको हम एक स्टैंडर्ड मांगकर फिक्स कर सकते हैं, और उसको हम जो है डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे किसी ने काम किया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको आप डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ मनी। कितने टाइप्स की मनी होती है जनरली हमारी इकोनॉमी के अंदर? 4 टाइप्स की मनी होती हैं, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। पहले हम बात करते हैं कि फिएट मनी क्या है।
तो फिएट मनी वो मनी है जो कि किसी भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती है, जो कि लीगली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज नोन एज द फिएट मनी। ऐसी मनी जो कि किसी भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती है, जो कि मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर लीगली एक्सपेक्टेड है, उसे क्या बोलेंगे? आपका फिएट मनी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आपका हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके में 1 मार्क्स में कि व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, तो फिएट मनी इज आल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। सेकंड्स का टाइप है वो कौन सा है? फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या है? फिड्यूशियरी मनी इज विच मनी विच इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, जो कि एक ट्रस्ट के बिहाफ में एक्सेप्ट की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आपका फिड्यूशियरी मनी बोला जाता है। जैसे कि आपका चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, ये सब क्या आपके फिड्यूशियरी मनी के एग्जांपल्स हैं। थर्ड इसका टाइप है वो है आपका फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी का मतलब है रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू या फेस वैल्यू। मतलब कि एक ऐसी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे? उसकी कमोडिटी वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू की जब बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे? आपका फुल बॉडीड मनी बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मानिए 1 रुपए का कॉइन है, अगर 1 रुपए का कॉइन है उसको आप मेल्ट करेंगे तो 1 रुपए के बराबर का ही मेटल उससे प्राप्त होगा, तो वो क्या है? उसकी फुल बॉडीड मनी है, मतलब उसकी कमोडिटी वैल्यू भी वही है, और सेल आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? आपकी फुल बॉडीड मनी होगी। नेक्स्ट आती है आपकी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी इज दैट मनी इन विच द कमोडिटी वैल्यू इज लोअर देन द इस फेस वैल्यू। यहाँ पे उसकी जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू से। जैसे कि 2000 रुपीज का नोट है, उसकी कमोडिटी वैल्यू है 60 रुपीज 50 पैसे, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू जो मनी वैल्यू है वो क्या है? 2000 रुपए, तो उसकी क्या ज्यादा है, इसे क्या बोलेंगे? आपका क्रेडिट मनी बोला जाएगा। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शन हैं? तो मनी के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। पहले हम बात करते हैं अपने प्राइमरी फंक्शन की। तो पहला प्राइमरी फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए काम आता है। यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विस की बदले कह सकते, किसी को मनी भी दे सकते हैं, यहाँ आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी एक्सचेंज में। तो इसका क्या है? ये पहला फंक्शन है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपका क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की टर्म्स में आप किसी भी कमोडिटी की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक मेजर ऑफ वैल्यू का भी क्या करती है? आपका ये काम करती है। अब इसके बाद इससे कुछ सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी को आप इजिली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जनरली एक्सेप्टेड और हाई लिक्विडिटी, मतलब कि मनी को पर्सन टू पर्सन इजिली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप इजिली स्टोर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या अपने घर पर कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं, इसका सेकेंडरी फंक्शन है। थर्ड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ये मनी जो है वो आपके डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट्स को करने में भी क्या करती है? हेल्प करती है, क्योंकि ये मोर ड्यूरेबल है और अदर गुड्स के, ठीक है, और ये स्टेबल भी रहती है। इसकी मार्केट प्राइस वो क्या रहेगी? आपकी स्टेबल रहती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी का कितना स्टॉक या कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो क्या आपका सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगा। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये भी समझ लीजिए, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कौन कौन चीज इंक्लूड है? स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल और अदर सप्लाईज हेल्ड बाय द इकोनॉमी। मतलब कि जो पैसा पब्लिक के हाथ में और ऐसा पैसा जो कि अदर फॉर्म्स में इकोनॉमी के अंदर है, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? आपकी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आएंगी। अब एक बात इसके अंदर और है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कौन कौन करता है? हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई गवर्नमेंट करती है, हमारी आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करती है, एंड कमर्शियल बैंक भी करती है। अब हम मनी की सप्लाई को मेजर कैसे करें? मनी की सप्लाई को मेजर करने के जनरली 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? आपका M1 है। व्हाट इज M1? M1 मीन्स C प्लस GD प्लस OD। मतलब कि C का मतलब क्या है इसके अंदर? C का मतलब है जो भी करेंसी पब्लिक के हाथ में है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ऑन कॉइन्स, मतलब कि जो नोट्स और कॉइन्स जो पब्लिक के हाथ में होते हैं वो क्या आपकी सी कहलाएगी। डीडी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ऐसी डिमांड डिपॉजिट जो कि पब्लिक ने अपने बैंक्स के अंदर जमा कर रखा है, वो क्या आपकी डिमांड डिपॉजिट है। ओडी मतलब क्या होती है? अदर डिपॉजिट जो कि आपने आरबीआई के साथ जमा कर रखा है, वो क्या आपकी ओडी है। इस ओडी के अंदर जो आपका मनी फॉरेन गवर्नमेंट्स की फॉरेन बैंक में जमा है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड में जमा है, वो भी इसके अंदर आ जाता है।
ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर।